Hello, this is Aman Sharma and we are going to start the second lecture of IPC, that is crime, offense and its elements. जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आईपीसी के, और मैंने जब भी बताया था कि हम लोग क्राइम, ऑफेंस और उसके एलिमेंट्स को जानेंगे आगे जाकर, और इसके भी आगे जाकर हम उसके टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को जानेंगे. स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्राइम. Crime is an act which is both punishable by law and which is also against the moral sentiments of society. इसका मतलब यह है कि एक क्राइम की जब डेफिनेशन देखेंगे हम, तो क्राइम लॉ के भी अगेंस्ट है और जो नैतिकता, जो सोसाइटी की नैतिकता है, जो समाज की नैतिकता है, उसके भी अगेंस्ट है. डीलिंग विद द क्राइम एंड द ऑफेंस एट द सेम टाइम. जब हम दोनों के साथ एक साथ डील करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है. ये डिफरेंस जो होता है मैं आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम की मदद से समझाऊंगा. इसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं. आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो आप लोग जानते होंगे वेन डायग्राम क्या होता है. वेन डायग्राम में देखें तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा सर्कल है, वो क्राइम है, और ये छोटा वाला पार्ट है ये ऑफेंस है. Which means कि जो क्राइम, जो ऑफेंस किए जा रहे हैं वो क्राइम भी है एट द सेम टाइम और वो ऑफेंस भी है एट द सेम टाइम. लेकिन जो क्राइम है जरूरी नहीं कि वो ऑफेंस है. इस वेन डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एग्जांपल. सेक्शन 354 ए. सेक्शन 354 ए की जब आप बैर रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा वहां पर कि जब आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन 354 ए को, तो वहां पर दिया है सॉरी, एनी मैन. यहां पर एनी मैन दिया है. एनी मैन का मतलब क्या कि यहां पर जो सेक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी मैन के अगेंस्ट भी ये क्राइम हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है. वहां पर जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं, शोइंग पोर्नोग्राफी है, वो यहां पर मैन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं. लेकिन व्हाट द सेक्शन परसीव्स, ये सेक्शन को नैरो कर देती है. इट डील्स विद द नैरोअर सेंस. तो यहां पर सेम मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफेंस और क्राइम के साथ है कि जो ऑफेंस है वो एक नैरोअर टर्म है, और एक जो क्राइम टर्म है इट इज इंग्लिश टर्म, और जो क्राइम टर्म है वो एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है जिसमें ऑफेंस अपने आप आ जाएगा. यहां पर ये सब समझ में आया. क्राइम और ऑफेंस को कैसे डील किया जाता है ये समझ में आया. डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के बीच में. अब मैं आगे बढ़ता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं, ऑफेंस और क्राइम व्हाट डील्स विद आईपीसी. ऑफेंस और क्राइम दोनों है, तो आईपीसी में किसके साथ डील किया जा रहा है. जैसे अभी आरजेएस के इंटरव्यू में मेरी फ्रेंड है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे बताया था कि जब उन्होंने पूछा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो लोगों ने बोला हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ है. तो क्रिमिनल लॉ में उन्होंने पूछा कि ऑफेंस और क्राइम आईपीसी में क्या परसीव करता है, किससे साथ डील किया जा रहा है. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्राइम जो है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्राइम वो है एक एक्ट या बिहेवियर है जो कि अगेंस्ट है लॉ के भी और सोसाइटी के भी अगेंस्ट है. और जो ऑफेंस है, यहां पर जो ऑफेंस है, ऑफेंस को डिफाइन कहां किया गया है, सेक्शन 40 आईपीसी में और सेक्शन 2 क्लॉज एन ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 40 आईपीसी और सेक्शन 2N सीआरपीसी में क्या दिया है, एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल अंडर दिस कोड इज एन ऑफेंस. यहां पर इसको ब्रॉड की जगह नैरो कर दिया. और क्राइम क्या है, एन एक्ट और बिहेवियर, और यू कैन से एन ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, जो कि क्या है, अगेंस्ट है किसके, पनिशेबल है लॉ में भी और अगेंस्ट है सोसाइटी के भी. अब यहाँ पर ऑफेंस को बहुत ही ज्यादा नैरो कर दिया क्योंकि सेक्शन 40 और सेक्शन 2 है. तो आईपीसी किसके साथ डील कर रही है, ऑफेंस के साथ डील कर रही है, ना कि क्राइम के साथ डील कर रही है. बहुत ही अच्छा डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. जब हम आगे बढ़ेंगे उस लैब में, तो हम देखेंगे कि अगला जो हमारा क्राइम के लिए एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम यहाँ पर मैंने लिखे हैं मेंस रिया. सबसे पहला है मेलाफिडे इंटेंशन. जो भी हम क्राइम कर रहे हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, इट इज अ नेसेसरी थिंग टू बी प्रूव्ड.
मेंस रिया इज द नेसेसरी थिंग टू बी प्रूव्ड, इसलिए एक लेटेंट मैक्सिम भी दी गई है, एक्टस नॉन फेसेट रियम मेंसेट रिया। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि जो भी हम एक्ट कर रहे हैं अगर वो बिना इंटेंशन के है तो एक्ट पनिशेबल नहीं है। जो भी हम एक्ट कर रहे हैं अगर वो बिना इंटेंशन के है तो वो पनिशेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आप लोगों को। एग्जांपल क्या है, होमिसाइड, जैसे एक मर्डर हुआ, होमिसाइड मतलब एक अपराधिक मानव वध हुआ, सीधा सीधा एक होमिसाइड हुआ, अ विक्टिम गॉट किल्ड, विक्टिम मर गया। तो जो विक्टिम को मारने वाला इंटेंशन है, ए ने मार दिया, फॉर एग्जांपल ए ने विक्टिम को मार दिया, बी को मार दिया। जो विक्टिम को मारने वाला इंटेंशन है इसका, जो मोटिव है इसके बिहाइंड, वो होगा मैंसरिया। और जो मारा गया है, जो एक्ट किया गया है, वो होगा एक्टस रिया, जो अगला एलिमेंट है। तो एक्ट विथ एन इंटेंशन इज एन ऑफेंस। फिर आप अगला जो देखेंगे वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तो होना बहुत जरूरी है, बिना ह्यूमन बॉडी के हम ऑफेंस कैसे करेंगे? इट कैन बी अगेंस्ट एनिमल ऑल्सो। ह्यूमन बॉडी मतलब इट हैज टू बी लिविंग बॉडी, इट कैन बी अगेंस्ट एन एनिमल ऑल्सो, ओके, इट कैन बी अगेंस्ट एन एनिमल ऑल्सो, इट कैन बी अगेंस्ट अ ह्यूमन बॉडी, ओके, बट इट हैज टू बी लिविंग एंड डैमेजेस। इंजरी होना भी उसको जरूरी है, अगर इंजरी नहीं हुई तो ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा, जो क्राइम होगा वो क्रिएट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगर तो देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम के स्टेजेस होते हैं अलग अलग। तो हम देखेंगे मेंसरिया में, मेंसरिया इज द अनआइडेंटिफाइबल एलिमेंट। ये दिखता नहीं है। जैसे हमने सोचा फॉर एग्जांपल किसी को मारना है, ए वांट्स टू किल एक्स, ए को एक्स को मारना है, तो ये दिख थोड़ी रहा है कि ए को एक्स को मारना है। हाँ, ए को एक्स को, ये मन में सोच लिया कि मुझे मारना है, तो ये गिल्टी इंटेंशन है। यहाँ पर ये अनआइडेंटिफाइड है, आप पहचान नहीं सकते। ये स्टेज पनिशेबल नहीं होती है, अकेला इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता है किसी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन, तैयारी करना किसी चीज की। तैयारी करना इन द सेंस कि हम तैयारी करना चाहते हैं किसी को मारने की, तो हमने आर्म्स इकट्ठे कर लिए, गोला बारूद इकट्ठा कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते आते हैं कुछ ऑफेंसेस आईपीसी में दिए गए हैं जो पनिशेबल है। पहला है 399, अ प्रिपरेशन टू कमिट अट्रॉसिटी। अगला ऑफेंस है सेक्शन 122, it is a preparation for waging war against India or a nation। तो जब हम वॉर वेज करेंगे अगेंस्ट इंडिया या फिर अगेंस्ट एनी नेशन, तो अगेंस्ट इंडिया ओनली, तो हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन करेंगे वो यहाँ पर पनिश होंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, ये शायद हर किसी को नहीं पता होता है, सेक्शन 267, यहाँ पर मेकिंग और प्रिपेयरिंग काउंटरफीट कॉइन्स और रुपीज। जो यहाँ पर नकली जो नकली मशीनें बनाना चाहता है, मिंट अपना खुद का क्रिएट करना चाहता है, मिंट में वो वाला मिंट बता रहा हूं, आप लोग उसको पुदीना मत समझना। मिंट मतलब जो जहां पर मनी बनती है, इट इज कॉल्ड अ मिंट, इट इज इन इंग्लिश लॉ, ठीक है। तो जो मिंट क्रिएट कर लेते हैं खुद की, तो यहाँ पर जो मिंट क्रिएट करने के लिए अपन साजो सामान लाएंगे वो भी यहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा। तो प्रिपरेशन भी स्टेज है जो ऑफेंस मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारी अटेम्प्ट करने का मतलब कि ऑफेंस हो नहीं पाया पूरी तरह से, बट वी हैव अटेम्प्टेड टू कमिटेड, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया ऑफेंस। यहां पर ये जो अटेम्प्ट वाला एक्ट रहता है वो पनिशेबल होता है, बशर्ते एक शर्त होती है इसमें, मेंसरिया इज नेसेसरी, मेंसरिया होना जरूरी है। बिना मेंसरिया के अटेम्प्ट किया गया तो अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं होगा। इसमें मींस में क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट का, व्हेन वी रीड फर्दर इन आईपीसी, तो 511 में क्वेश्चन आता है मींस का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ डील करने के बाद मैं आपको जो एलिमेंट्स बताया मैंने,
एक्ट मैंस और एक्टस रिया, इस पे थोड़ा सा जोर दूंगा और इसको समझाऊंगा अच्छे से। मैंस रिया में बहुत सारे केस लॉज आए, इंग्लिश लॉ पे भी, कॉमन लॉ में भी बहुत सारे केस लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केस लॉज आए। मैं यहाँ पर पार्ट मिटा देता हूँ, लोग मैंस रिया को समझेंगे बहुत डीप में, कैसे कैसे ऑफेंसेस हुए और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने और कॉमन लॉ में गाइडलाइंस आई। सबसे पहला केस जो मैंस रिया पे आया उसको हम लोग जानते हैं शेयर्स वर्सेस डी रूटसन। शेयर्स वर्सेस डी रूटसन केस में क्या कहा, शेयर्स वर्सेस डी रूटसन। इस केस में ये कहा गया कि मैंस रिया जो है वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑफेंस का या क्राइम का, कह सकते हैं ऑफेंस और क्राइम का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं पर ऐसा दिया गया अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन, अगर कहीं किसी एक्ट में किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, वेयर इट हैज बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कि जो मेंस रिया है वो नेसेसरी नहीं है, तो यहां पर मेंस रिया को छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ बशर्ते वहां पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया हो किसी एक्ट में, एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हो किसी एक्ट में। अगला केस जो हम देखते हैं इसमें बहुत, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं केस लिखवा रहा हूं आप नोट डाउन करते चले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। और जब एक मेंस रिया का क्वेश्चन भी बनता है मेंस में, इसका मेंस रिया का क्वेश्चन भी बनता है मेंस में, तो उसमें ये केस लॉज लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो केस है वो है आर वर्सेस प्रिंस। इसके मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा सॉरी। जो हेनरी द किंग होते हैं, यहां पर एक हेनरी द किंग कैरेक्टर है, जो हेनरी द किंग होते हैं वो एक लड़की को एब्डक्ट कर लेते हैं, उसको अगवा कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं एक लड़की का। तो वो इस इंटेंशन से करते हैं कि उस लड़की की जो उम्र है वो 16 इयर्स है, सॉरी 18 इयर्स अबव है। वो इस इंटेंशन से करते हैं कि उसकी जो एज है वो 18 इयर्स अबव है, लेकिन उसकी ओरिजिनली जो एज होती है वो 16 इयर्स होती है। तो कोर्ट में यहाँ पर वो प्लीड लेते हैं कि हेनरी द किंग डजंट नो अबाउट हिज एज, लेकिन कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है नहीं, यहाँ पर चाहे 18 हो चाहे 16, एब्डक्शन आपने किया है, यू शुड बी पनिश्ड एंड ही गेट्स कन्विक्टेड। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से एक चीज समझाई, मैं वो चीज लिखूंगा आपके लिए, लेटर मैगजीन्स में समझाई वो चीज लिखूंगा, मैं डिफरेंस समझाऊंगा दोनों के बीच का है। ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर वर्सेस प्रिंस का, ये फैक्ट्स में बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज समझे, इसको बोलते हैं मैला प्रोहिटम। आपने सुना होगा ये लेटेंट टर्म है मैला प्रोहिटम, मैलम प्रोहिटम, और एक टर्म होता है मैला इनसे। अब ये क्या है टर्म है, अब मैं टर्म्स को समझाता हूँ। मैलम जो प्रोबिटम, इसको मैला ही कहा जाता है, मैलम नहीं कहा जाता, इसको मैला प्रोबिटम कहा जाता है। जो मैला प्रोबिटम है वो ऐसे ऑफेंसेस हैं, ऐसे एक्ट्स हैं जो पनिशेबल किए गए स्टैट्यूट के द्वारा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, स्टैट्यूट के द्वारा उनको पनिशेबल किया गया है। और जो मैला इनसे है वो ऐसे एक्ट हैं जो विच इज नॉट बीन मेड पनिशेबल बाय द कोड और एनी लॉ, जो कि कोड के द्वारा या फिर लॉ के द्वारा पनिशमेंट नहीं किए गए हैं, बट दे आर इंट्रिंसिकली रॉन्ग, तो देख के समझ में आ रहा है हाँ ये तो गलत हो रहा है, तो ये वाला मैला इनसे है। सॉरी, यहां पर समझ में आया दोनों के बीच में। और यहां पर मैला प्रोबिटम है where it has been provided by the statutes, where it is provided by the statutes, मैंसिया रिक्वायर्ड होता है, मैंसिया रिक्वायर्ड होता है मैला प्रोबिटम में। और मैला इनसे की बात करें जब हम लोग, तो मैला इनसे में मैंसिया नॉट रिक्वायर्ड, मैंसिया रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि
भले ही इंटेंशन नहीं था, जैसे हमने आर वर्सेस प्रिंस के फैक्ट थे, भले ही इंटेंशन नहीं था, लेकिन यू हैव अबडक्टेड अ 16-year-old वुमन, अ गर्ल, अ 16-year-old गर्ल, तो इसका मतलब ये है कि ये इंट्रिंसिकली रॉन्ग है, भले मैंसरिया है नहीं है आपका, बट यू शुड गेट पनिश। तो कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छे से समझा, यहाँ पर डिफरेंस समझाया मैला प्रोबिटम और मैला इंस्टिंक्ट। फिर अगला जो केस है इंग्लिश लॉ में आगे बढ़ते हैं, क्वीन वर्सेस टॉल्सन। क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस है, वो आप इसके साथ लिख सकते हैं, उसके फैक्ट्स मैं नहीं बता रहा हूँ। और एक और, अब मैं इंडियन केसेस पे आता हूँ। क्वीन वर्सेस टॉल्सन आप लिख सकते हैं साथ में। मैं इंडियन केस लॉ पे आता हूँ, तो इंडियन केस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें बहुत ही ज्यादा मैंसरिया को अच्छे समझाते हुए गाइडलाइंस दी, उसका नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। ऊपर ले लेता हूं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। स्टेट ऑफ एमएच लिखता हूं मैं यहां पर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन दी कि जो डॉक्ट्राइन होती है मैंसरिया की, डॉक्ट्राइन होती है वो स्टैट्यूटरी क्राइम पर अप्लाई होती है। इट इज स्टैट्यूटरी दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ मैंसरिया अप्लाइज टू द क्राइम। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है सुप्रीम कोर्ट की, जो प्रिजम्पशन की सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। ये जो प्रिजम्पशन है दैट शुड अप्लाई टू क्राइम, क्राइम कंस्टिट्यूट करने के लिए मैंसरिया जरूरी है। ये आपने समझा, ये बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं समझ में आती ये चीज, ये जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन दो सिचुएशंस में ये जो प्रिजम्पशन है कि मैंसरिया शुड बी प्रेजेंट टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम वाली, जो मैंने आपको बताया कि मैंसरिया जरूरी है यहाँ पर क्राइम के लिए, तो दो सिचुएशन में यहाँ पर इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। सबसे मेन इसका जो डिस्प्लेस करने का है वो है बाय एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड प्रोविजंस। यहां पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया लॉ के द्वारा कि प्रोविजंस ही में लिख दिया गया कि हाँ ठीक है मैंसरिया जरूरी नहीं है, यहां पर प्रोविजंस ही में लिख दिया गया है। जैसे आप अभी मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा मैंसरिया के, तब बताऊंगा बाइगेमी is their offense where intention is not necessary। एक ऑफेंस जैसे contempt of court is an offense where intention is not necessary, मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसे प्रोविजंस। लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कि इंटेंशन नेसेसरी नहीं है, मैला फेड इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। उसके बाद जब हम जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ये प्रिजम्पशन डिस्प्लेस कर देंगे, भूलना नहीं है कि प्रिजम्पशन क्या है। प्रिजम्पशन ये है कि मैंसरिया इज नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, मैंसरिया जरूरी है कंस्टिट्यूट करने के लिए क्राइम। लेकिन दो सिचुएशन में ये डिस्प्लेस हो सकती है। क्या सिचुएशन है? पहली है एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, जहां पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया गया है कि भैया लॉ में लिखा है यहां पर मैंसरिया जरूरी नहीं है। अब मैं नेसेसरी जो अगली चीज बताने वाला हूं, सेकंड चीज, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, उसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा उस चीज को। बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, कहीं डायरेक्ट में नहीं मिलेगा, यू हैव टू स्टडी केस लॉ फॉर दैट। बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, ठीक है। अब ये नेसेसरी इंप्लीकेशन क्या है ये भी समझना जरूरी है। नेसेसरी इंप्लीकेशन का मतलब होता है द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट, जिस मैटर से हम डील कर रहे हैं, मैटर ऑफ सब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टैक्स लॉ से डील कर रहे हैं, टैक्स लॉज में भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे वहां पर भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। जब हम टैक्स लॉ से डील कर रहे हैं तो कहा जाता है टैक्स लॉ पीछे से भी अप्लाई हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैटर ऑफ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नेसेसरी इंप्लीकेशन। अगर मैटर ऑफ सब्जेक्ट से हमें ये लग रहा है कि मैंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो साफ साफ गलत हो रहा है, तो यहाँ पर
मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सबसे अच्छा एग्जांपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एनवायरमेंट रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, फैक्ट्रीज रिलेटेड, लेबर रिलेटेड, जो भी मतलब जहां पर दिख रहा है कि हाँ जैसे आपने सुना होगा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर वाले, तो यहाँ पर मेंस रिया जरूरी नहीं है। आपको दिख ही रहा है आप गलत कर रहे हो सामने वाले के साथ, यहाँ पर मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपने सुना होगा वो यूनियन कार्बाइड वाला केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर करता है, सब्जेक्ट मैटर करता है। यहाँ पर मेंस रिया लगेगा कि नहीं लगेगा, मैटर ऑफ सब्जेक्ट, यही होता है नेसेसरी इंप्लीकेशन। इन दो चीजों को बिल्कुल याद कर लीजिए, कब मेंस रिया अप्लाई नहीं होगा, जब आप इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे ना किसी चीज पर जहां पर मेंस रिया नहीं लग रहा होगा, तो ये टेस्ट बिल्कुल फुल प्रूवन निकलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस, ये लास्ट केस है, इसके बाद मेंस रिया से डीलिंग करेंगे, फिर मैं आपको थ्योरीज पे ले जाऊंगा, पनिशमेंट की थ्योरीज। पनिशमेंट के बाद मैं अगले जब सेक्शंस चलाऊंगा तब डील करूंगा कि पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है, मैं ये मिटा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी ये पूछ लिया जाता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज का केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये प्री में नहीं आएगा जो मैंने आपको बताया डिस्प्लेस करने वाला, लेकिन आपको मेंस के आंसर में लिखना पड़ेगा। ये प्री में नहीं आएगा, लेकिन मेंस में लिखना पड़ेगा, और ये आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को भी डील करेगा, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज को भी डेवलप करेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे भी सही कराते हैं जहां पर कंसेप्ट लगा के हम लोग को याद नहीं है, हम लोग को नहीं पता, लेकिन जब हम कंसेप्ट लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। डीलिंग विद नेक्स्ट केस, नाथूलाल वर्सेस स्टेट। नाथूलाल वर्सेस स्टेट, इस केस में क्या रखा था, इस केस में नॉर्मली एक ही चीज कही थी, इंपॉर्टेंट केस है ये मैंने आपको बताया। इस केस में नॉर्मली एक ही चीज कही थी, मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। एसेंशियल इंग्रेडिएंट किसका, क्राइम का एसेंशियल इंग्रेडिएंट, क्राइम या ऑफेंस का, ठीक है, ऑफेंस का एसेंशियल इंग्रेडिएंट। अब जब हम थ्योरीज के साथ डील करेंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरीज भी आपको सिलेबस में, तो सिलेबस में मतलब जो एलएलबी सेमेस्टर्स पढ़ रहे होंगे बच्चे, उनको थ्योरीज लिखने आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। मेंस में भी कहीं कहीं क्वेश्चन आता है, नॉर्दर्न स्टेट्स में आ जाता है, यूपी में आ जाता है, बिहार में आ जाता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल बात होगी थ्योरीज बताना, लेकिन अगर आप बेसिक पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी जानना जरूरी है, जिससे आपको आगे की भी जो थिंकिंग होगी डेवलप होगी, जो आपकी रीजनिंग वो डेवलप होगी आईपीसी को लेकर, थ्योरी से डील करता है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, पहली थ्योरी होती है डेटरिंग थ्योरी। डेटरिंग थ्योरी क्या है? डेटरिंग थ्योरी है कि सेटिंग एन एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा एग्जांपलरी डैमेजेस दिए जाते थे, टॉट्स में आप लोग पढ़ेंगे एग्जांपलरी डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस जो एग्जांपल सेट करके जाते हैं, डेटरिंग थ्योरी वहां पर अप्लाई करके एग्जांपलरी डैमेजेस दिलाएगा ना, डेटरिंग थ्योरी। डेटरिंग यहां पर एग्जांपल सेट किए जाते हैं कि अगला जब क्राइम करेगा ना तो सोचेगा मन में कि क्राइम करें कि नहीं करें, ठीक है, सेटिंग एग्जांपल, जैसे एग्जांपल डैमेजेस होते थे टॉट में पैसे। तो ये जो डेटरिंग थ्योरी इंडिया में अप्लाई नहीं होती, इसलिए अप्लाई नहीं होती क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, किसी ने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, लक्ष्मा देवी कॉन्स्टिट्यूशन का केस है। यहां पर आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने एलैबोरेट करके ये बोल दिया था कि पब्लिक एग्जीक्यूशंस हैं वो अलाउड नहीं करे जा सकते, पब्लिक एग्जीक्यूशन सेटिंग एग्जांपल वाले हैं। आपने देखा होगा अरब कंट्रीज में ज्यादातर होता है, डेटरिंग थ्योरी अप्लाई होती है, इंडोनेशिया में भी अप्लाई होती है। तो लक्ष्मण देवी की वजह से ये इंडिया में अप्लाई नहीं होती है, ये हो गई डेटरिंग थ्योरी।
ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होगी डेटा थ्योरी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, retributive theory is a theory which deals for revenge. ये एक revengeful theory है। कैसे revengeful theory है? An eye for an eye, आपने सुना होगा, there's a saying, an eye for an eye makes the whole world blind. जैसी करनी वैसी करनी, भागने वाली कहानी कि अगर आपने किसी का हाथ तोड़ा तो आपका भी हाथ टूटेगा, आपका भी हाथ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट आपका भी हाथ तोड़ा जाएगा। ये होगी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये भी इंडिया में अप्लाई नहीं होती किसी भी सेंस में, होती है कभी कभी ये सेंस में होती है, लेकिन वो मिक्स्ड में आ जाएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ये इंडिया में फुली अप्लाई होती है। अगली थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ये इंडिया में अप्लाई होती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी इंडिया में अप्लाई होती है। It's deal mainly with the rehabilitation of an offender. Rehabilitation से डील करती है। Rehabilitation का मतलब जो ऑफेंडर है उसको सुधार के भेज दो, उसको सुधारो, जुर्म को खत्म करो, जुर्म करने वालों को पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, अगली जो थ्योरी है ये लास्ट थ्योरी है, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा और अगला लेक्चर बताऊंगा क्या हम डील करेंगे अगले लेक्चर में। अगली थ्योरी है वो है मिक्स्ड थ्योरी। मिक्स्ड थ्योरी इंडिया में फुली अप्लाई होती है क्योंकि यहाँ रिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेटिव रिट्रीब्यूटिव या फिर डेटरेंट रिट्रीब्यूटिव दोनों का मिक्सचर हो सकता है। इंडिया में रिफॉर्मेटिव रिट्रीब्यूटिव अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हो गई। यहाँ पर ये थ्योरीज खत्म होती हैं। अब जो हम अगले लेक्चर में डील करेंगे, यहाँ पर हमने क्राइम, ऑफेंस और उसके एलिमेंट्स देख ली, स्टेजेस देख ली, उसकी थ्योरीज देख ली। अब जो हम अगले लेक्चर में डील करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे विद द ज्यूडिक्शन के साथ डील करेंगे, वेयर द आईपीसी अप्लाइज। आईपीसी अप्लाई कहाँ होगी ये हम डील करेंगे।